Hello students, welcome to Tagore PG College iTutorial यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश बिश्नोई एंड इस लेसन में हम बीएससी पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट इकोलॉजी फर्स्ट यूनिट टॉपिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स का थर्ड पार्ट फर्स्ट 2 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इफ़ेक्ट ऑफ लाइट देखा था। इफ़ेक्ट ऑफ लाइट का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट हमने डिस्कस किया था। अभी हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। इसमें है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। ओके, डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोल्डनेस, कितना गर्म है, कितना ठंडा है, और वो इकोलॉजी और इकोसिस्टम पे, ऑर्गेनिजम्स पे किस तरीके से अफेक्ट डालता है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर शुरू करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट विद इट। सो लास्ट क्लास में एक छोटा सा रिवीजन देख लीजिए। हमने फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, किस तरीके से प्लांट पे लाइट अफेक्ट करती है वो हमने देखा था। सो इसमें हमने देखा था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, फ्लावरिंग एंड ग्रोथ। इसको आप प्लीज़ पिछली क्लास की वीडियो आप देखें और ये सभी पॉइंट समझें, तभी आपको आगे की चीज़ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले हम लाइट को कंप्लीट कर चुके हैं और हम अभी इकोलॉजिकल फैक्टर्स कर रहे हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी को और ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं। ओके, उनकी लाइफ साइकिल को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो हम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। लाइट हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर एक तरह का वेरिएबल फैक्टर है। ओके, एक वेरिएबल फैक्टर है। ये वेरी करता है, ये वेरी करेगा टाइम के साथ। जैसे हम देख सकते हैं कि डेजर्ट है, सपोज कीजिए डेजर्ट है, तो डेजर्ट में हम रह रहे हैं। अब दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, रात का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो टेम्परेचर काफ़ी वेरिएबल है। एक ही दिन में इतना चेंज हो रहा है, सीज़न के साथ में वेरी करता है। ओके, विंटर और इस तरीके से लैटिट्यूड के साथ में करता है, एल्टीट्यूड के साथ में करता है। ओके, हाइट कितनी है, ठीक है, जैसे जैसे हम जाते रहेंगे उस हिसाब से टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। तो टेम्परेचर एक वेरिएबल फैक्टर है, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो करता है। तो ऑर्गेनिज्म को उस वेरिएबिलिटी के साथ में चेंज होना होगा। ओके, ऑर्गेनिज्म को भी उस वेरिएबिलिटी के साथ में एडेप्ट करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, सर्वाइव कर पाएगा। तो टेम्परेचर को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट। यही तो देखते हैं हम कि तापमान कितना है, कितना गर्म है वो। हम इसको डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट, इन दोनों में कैलकुलेट करते हैं। जनरली हम डिग्री सेल्सियस का यूज़ करते हैं। ओके, हीट जो होती है, ये हीट एक एनर्जी की फॉर्म में होती है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। सो हीट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज थर्मल एनर्जी। ओके, जो थर्मल एनर्जी है, जो ये एनर्जी है, ये एक्सचेंज होती है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो ये एनर्जी है वो एक्सचेंज होती है। एक है ऑर्गेनिज्म, जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एक है एनवायरनमेंट, जिसमें ये रह रहा है, इसका हैबिटेट है। इन दोनों के बीच में ये थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ओके, ये थर्मल एनर्जी का इसमें एक्सचेंज होता है। और एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? कुछ मीडियम्स होते हैं जिनके थ्रू इसका एक्सचेंज होता है, जैसे रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, इवेपोरेशन। इस तरीके से इनके बीच में चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये बेसिक 4 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी है, जो कि ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसमें किस तरीके से ये एक्सचेंज करते हैं हीट। ठीक है, जो बायोस्फीयर है अपना, यहाँ पर सन है और ये हमारा बायोस्फीयर है जिसके अंदर एनर्जी आ रही है। तो जितनी एनर्जी
हमारी बाहर निकल जाती है हीट की, वो बैलेंस कर देता है सन। वापस से क्या होता है, सन एनर्जी वगैरह को एमिट करता है, तो उससे वो जो है बैलेंसिंग हो जाता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा टेम्परेचर वेजिटेशन को कैसे अफेक्ट करता है। The temperature affects the vegetation in two ways. जनरली दो मेन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, ये दो तरीके से अफेक्ट करता है। डायरेक्टली दो तरह से करता है अफेक्ट। फर्स्ट वन, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा वेजिटेशन को डायरेक्टली। ये क्या करता है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को अफेक्ट करता है, जैसे कि उसकी ग्रोथ और उसका साइज। तो इट affects the vegetation by affecting its physiological processes of plants। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को अफेक्ट करेगा तो उसकी ग्रोथ अफेक्ट होगी, ओके, उसका साइज अफेक्ट होगा। तो इस तरीके से वो अफेक्ट करेगा वेजिटेशन पे, उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे, उसकी ग्रोथ, साइज, उसकी ऑल द अदर एक्टिविटीज़ ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है ना, बहुत सारी होती है, अपने फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, अपने ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इन सबको अफेक्ट करेगा टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट है, ये डिटरमाइन करता है जो टेम्परेचर है। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि टेम्परेचर जो है वो डिटरमाइन करता है कि कौन सी स्पीशीज, विच स्पीशीज कैन सर्वाइव, कौन सी सर्वाइव करेगी एक पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है ये कैसे डिटरमाइन होगा, टॉलरेंस की वजह से, टेम्परेचर टॉलरेंस। टॉलरेंस टू टेम्परेचर रेंज एंड फ्लक्चुएशन भी आप इसको भी ले सकते हैं, टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन होता है। ओके, एक ग्राफ से समझते हैं हम इस चीज़ को। ये मिनिमम हो गया, ये टेम्परेचर का बार है। ओके, दिस इज योर टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है, तो मिनिमम टेम्परेचर हो गया, ये मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया। इस साइड में हम लेते हैं मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म किस तरीके से चल रहा है वाई एक्सिस पे। ये आप देख सकते हो मिनिमम टू मैक्सिमम, ये आपकी टॉलरेंस की रेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर ही टॉलरेट कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ से टॉलरेंस शुरू हुआ इनका, इसके अंदर तो कोई स्पीशीज़ है भी नहीं, और ये यहाँ तक जा पा रहा है, टॉलरेट कर पा रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छे से ये मेटाबॉलिक रेट शो कर रहा है, तो ये जो है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ओके, ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब आप इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ के देखें, ये मिनिमम टेम्परेचर है। ठीक है, इससे कम टेम्परेचर पर कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये मेटाबॉलिक रेट है, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म जीरो हो चुका है, मतलब ऑर्गेनिज्म यहाँ पर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इससे यहाँ तक देखिए, ये जो बार है ग्राफ का, देखिए कि यहाँ पर जो है बहुत ही कम मेटाबॉलिज्म शो हो रहा है। अगर मेटाबॉलिज्म कम शो हो रहा है तो यहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म का नंबर भी बहुत कम होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर काफ़ी कम ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हीट है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि टॉलरेंस कम है, मेटाबॉलिक रेट भी कम है। यहाँ पर आप मेटाबॉलिक रेट के साथ में नंबर भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म का नंबर भी यहाँ पर बहुत लो होगा, यहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म का नंबर बहुत लो होगा। लेकिन आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर ऑप्टिमम है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, और यहाँ पर ये सबसे इफ़ेक्टिव टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जहाँ पर उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ अच्छे से हो सकती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो सकता है। तो ये डिटरमाइन करता है कि कौन सी स्पीशीज़ सर्वाइव करती है किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी टॉलरेंस में। यहाँ पर जो स्पीशीज़ पाई जाएगी, ए स्पीशीज़ मानते हैं, यहाँ पर बी स्पीशीज़ पाई जाएगी, और यहाँ पर मानते हैं हम सी स्पीशीज़ पाई जाएगी। तो ए स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ है जो कि लो टेम्परेचर पर ग्रो हो पा रही है, जैसे कि एल्प्स के ऊपर जो आपके मॉसेज है, रेंडियर मॉस है, या फिर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है, कॉनिफर्स है, ठीक है, जो कि लो टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर वो स्पीशीज़ होगी जो ग्रो कर रही है कम टेम्परेचर पे। और बी के अंदर हम देखें तो यहाँ पर वो स्पीशीज़ होगी जो टेम्परेचर हाई पे ग्रो करेगी, या फिर हम कहें तो ज़ीरोफिटिक स्पीशीज़ होगी। ज़ीरोफिटिक को हम क्या बोलते हैं? मरुदबिद। मरुदबिद स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ है जो डेजर्ट में रहती है और जो कि हमारे आसपास हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जितनी भी स्पीशीज़ है जैसे कैलोट्रोपिस एंड ऑल, ये स्पीशीज़ हाई टेम्परेचर पर ग्रो करेगी। फिर है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम जो जनरल टेम्परेचर है जिस पे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं वो इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ग्रो करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये डिटरमाइन करेगा टेम्परेचर कि कौन सी स्पीशीज़ सर्वाइव करेगी किसी पर्टिकुलर रीजन में। ओके, सो दिस क्लियरली डिफाइंस विच स्पीशीज़ कैन सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो जो डिफरेंट स्पीशीज़ है प्लांट्स की, वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करती है उनके टॉलरेंस टू टेम्परेचर की रेंज और उसके फ्लक्चुएशन की वजह से। यही ग्राफ आप एनिमल में भी बना सकते हैं, सेम चीज़ होती है। जनरली हम देखें 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर रहेगा तो जो प्लांट है, प्लांट लाइफ है, वो ख़त्म हो जाएगी, वो डेड हो जाएगी। रीज़न क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने से क्या फ़ायदा, मतलब क्या लॉस है? टेम्परेचर जब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर हो जाता है तो उसके जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। एंजाइम्स बने हुए होते हैं प्रोटीन के, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन को आप ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो क्या होगा? वो ख़त्म हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। और बियॉन्ड, मतलब देखो होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम डीनेचर हो जाता है, टेम्परेचर वापस कम होता है तो वो वापस से जुड़ जाते हैं और फिर से अपना फंक्शन करने लग जाते हैं। कि सारा मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स के थ्रू होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं जो एंजाइम्स के बिना हो सके। एंजाइम्स के बिना होगा तो बहुत स्लो होगा, हमारे काम का नहीं होगा, तो हमें फास्ट करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेम्परेचर जब ऑप्टिमम चल रहा है तब तक एंजाइम्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, और जैसे ही टेम्परेचर हाई हो जाएगा तब क्या होगा कि टेम्परेचर हाई होने की वजह से एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे। लेकिन एक लिमिट तक टेम्परेचर हाई रहेगा तब तक एंजाइम्स डीनेचर रहेंगे, उससे और ज़्यादा अगर हो गया एंजाइम्स तो वो परमानेंटली डीनेचर हो जाता है। परमानेंट मतलब ख़त्म। ओके, तो प्लांट लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इवन 60 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम्स तो क्या, उसके जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें भी ऐसे चेंजेस आ जाएंगे कि वो डेड हो जाएगा। ओके, तो वो डेड हो जाएगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट टेम्परेचर रेंज होती है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो नेसेसरी है लाइफ के लिए वो सब एकदम स्लोएस्ट स्पीड से या फिर इस तरीके से कम टेम्परेचर में जो चीज़ें हो पाएगी बिना मरे, प्लांट के मरे बिना, उसको हम बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर, जो कि हमने देखा ग्राफ के अंदर। फिर मिनिमम टेम्परेचर से अब जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होती रहेगी, और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एकदम मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। फिर
और ज़्यादा राइज करें, इतना ज़्यादा राइज करें कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे कम होते होते बस मरे ना प्लांट, बस वो रुक जाए या फिर बहुत स्लो प्रोसेसिव है, वो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा जिस पे ये काम कर रहा है। तो ग्राफ में हमने ये देखा। ओके, तो जनरल एबिलिटी होती है प्रोटोप्लाज्म की हाई टेम्परेचर को एंड्योर करने की, उसको रोकने की, ठीक है, वो उसकी सेंसिटिविटी है। तो वो भी सेंसिटिविटी एंजाइम्स की वजह से आती है। ओके, एंजाइम्स की वजह से आती है। जैसे ही आप 50 डिग्री से ऊपर ले जाओगे तो जो प्रोटीन है, जो एंजाइम है, वो इनएक्टिव हो जाएंगे, वो फिर काम करना बंद कर देंगे। एंजाइम का काम करना बंद हो गया तो हमारे सभी काम सारे के सारे रुक जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ आप इम्पॉर्टेंट है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, वो हम देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन आ चुका है पहले, 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉनकियर। ठीक है, रॉनकियर नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने वेजिटेशन को हीट रिक्वायरमेंट के बेसिस पर कुछ टाइप्स में डिवाइड किया। तो इन्होंने वेजिटेशन को डिवाइड किया उसके हीट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। कितनी गर्मी उन्हें चाहिए, कितनी हीट उन्हें चाहिए अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उसके बेसिस पे रॉनकियर ने वेजिटेशन को डिवाइड किया। तो जो डिवीजन है वो आपके क्वेश्चन में आता है। तो इन्होंने डिवीजन क्या किया था? पहला था, फर्स्ट वन वाज मेगाथर्म। नाम से आपको पता चल रहा है मेगाथर्म्स क्या है। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वार्म हैबिटेट के अंदर रहते हैं, ठीक है, पूरे साल। तो दीज आर द प्लांट्स ऑफ वार्म हैबिटेट, दीज आर द प्लांट्स ऑफ वार्म हैबिटेट। इनको क्या चाहिए? विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ हीट, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए और पूरे साल तक चाहिए। तो ये कहाँ पर रहेंगे? ये मेनली ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में रहेंगे। देखिए ट्रॉपिकल क्या होता है, ये अर्थ है, इक्वेटर पास हो रहा है, इसके बीच में जो होगा ये ट्रॉपिकल एरिया होगा, ठीक है। ये जो 2 लेयर्स होती है, इन पर जो सनलाइट है वो एकदम डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है, इस एरिया पे। तो ये एरिया सबसे ज़्यादा गर्म होता है, सबसे ज़्यादा बरसात भी यहीं होती है। दिस इज़ योर ट्रॉपिकल एरिया। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाएगी वो मेगाथर्म्स के अंदर होगी। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। मेगाथर्म्स प्लांट्स ऑफ वार्म हैबिटेट विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ हीट, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स। सो फर्स्ट वन वाज योर मेगाथर्म्स। सेकेंड इज मीजोथर्म। सेकेंड वन इज मीजोथर्म्स, ठीक है। यहाँ पर वर्ड मीजो आ गया, ये बीच का होता है, ठीक है, ये बीच का होता है। इसका मतलब इसको ना तो नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ना तो ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। इनको ऐसा हैबिटेट चाहिए तो ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो ना तो ज़्यादा हीट ले सकते हैं और ना ही ज़्यादा कोल्ड ले सकते हैं, इनको एकदम ऑप्टिमम सा टेम्परेचर चाहिए जिस पर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इनका काम नहीं हो पाएगा। ये प्लांट्स होंगे जो कि ट्रॉपिकल के पास में प्रेजेंट होंगे। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया, ओके।
So these plant are found in सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में भी पाए जाते हैं। देखिए ट्रॉपिकल का मतलब ये नहीं है कि डेजर्ट ही हो, ये पूरा डेजर्ट नहीं है। ट्रॉपिकल मतलब गर्म है, ठीक है ना, काफ़ी हीट है, लेकिन यहाँ पर कई जगहों पर बरसात भी बहुत होती है। डेजर्ट कब बनता है? डेजर्ट सिर्फ हीट की वजह से नहीं बनता, आपको पता है ना। डेजर्ट सिर्फ हीट की वजह से नहीं बनता है, डेजर्ट लो प्रेसिपिटेशन की वजह से बनता है मेनली। प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल। गर्मी तो इंडिया में बाकी जगहों पे बहुत पड़ती है, लेकिन वहाँ पर रेनफॉल हो जाती है, अपने यहाँ रेनफॉल नहीं होती, इस वजह से ये डेजर्ट बना है। तो ट्रॉपिकल के कुछ प्लांट्स ट्रॉपिकल एरियाज़ और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में। सेकंड हो गया आपका मीजोथर्म। थर्ड हम लेते हैं, जैसे कि आपने देखा मेगाथर्म, मीजोथर्म, उसी की तरह है माइक्रोथर्म्स। थर्ड वन इज योर माइक्रोथर्म्स। नाम से पता चल रहा है माइक्रो है, ठीक है। दीज आर दी प्लांट्स ऑफ कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है, या फिर ऐसे प्लांट्स जिनको कम टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ के लिए। तो वही बात होगी, ठीक है ना, कि कम टेम्परेचर चाहिए। ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकते। cannot tolerate high temperature, these cannot tolerate high temperature, ये ज़्यादा टेम्परेचर होते ही ख़त्म हो जाएंगे। कुछ एक है जो ट्रॉपिकल में रह रहे हैं, कुछ एक, ठीक है, जहाँ पर ठीक ठाक बरसात हो रही है। कुछ सब ट्रॉपिकल पे रह रहे हैं, लेकिन मेनली जो होंगे, मेनली प्लांट्स जो होंगे वो रहेंगे हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज़ फॉर हाइट, मतलब वो काफ़ी हाइट पे रहेंगे, जैसे कि एल्प्स। एल्प्स है आपके पास में, यहाँ पर आपने देखा होगा ऊपर की तरफ बर्फ़ होती है काफ़ी, और ठंड भी बहुत होती है हिल स्टेशंस और में। तो ये जो प्लांट्स होंगे ये इन हाइट्स पे रहेंगे जहाँ पे बहुत ठंड होगी, जो कि है आपके माइक्रोथर्म्स। ओके, दीज आर दी माइक्रोथर्म्स विच विल present at the high altitudes, high elevations where temperature conditions are less extreme. Okay? ये यहाँ पर पाए जाएंगे। लास्ट वन, ये इनसे भी ज़्यादा ठंडे एरिया में माइक्रोथर्म्स हो गए। माइक्रोथर्म्स के बाद में एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर, ठीक है ना, एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर हेकिस्टोथर्म्स, ठीक है, हेकिस्टोथर्म्स रहेंगे। अब हेकिस्टोथर्म, ये मैंने बर्फ़ बनाई है, ओके, इसको कंफ्यूज मत करना, दिस इज़, ये आइस बनाने की कोशिश की है मैंने, वाइट में बना नहीं सकता इस वजह से। फिर है हेकिस्टोथर्म्स, ये प्लांट्स हैं, ठीक है ना, ये मैंने एरो लगा दिया, मुझे लगा कि तुम यूँ ना समझ लो कि ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स नहीं, ये आइस बनाई है मैंने। हेकिस्टोथर्म्स ये प्लांट्स है जो कि एकदम कोल्ड और एल्पाइन रीजन में रहते हैं। कोल्ड एंड एल्पाइन रीजन मतलब बर्फ़ में रहेंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा या फिर आपके आइस होगी, ठीक है ना। उस एरिया के अंदर जो प्लांट्स रहेंगे उनको हम बोलेंगे हेकिस्टोथर्म्स। ये भी हाई टेम्परेचर पर नहीं रह सकते, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग एंड वेरी सीवियर विंटर को टॉलरेट कर सकते हैं। ओके, ये बहुत ही लंबी और बहुत ही तेज़ ठंड को ये सीवियरली, ये इनको क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं उसके अंदर। ओके, तो ये हो गया आपके अल्पाइन में, जो आइस आइलैंड वगैरह हो गया, अंटार्कटिका या फिर उस तरीके से जो भी होंगे वहाँ पर ये आपके हेकिस्टोथर्म्स पाए जाएंगे। एक बार और रिवीजन देखते हैं इनका।
ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो इन्होंने वेजिटेशन को डिवाइड किया उनके हीट रिक्वायरमेंट की बेसिस पे। फर्स्ट वन था आपका मेगाथर्म्स, ठीक है। मेगाथर्म में क्या होता है, फर्स्ट वन इज योर मेगाथर्म्स। मेगाथर्म में प्लांट्स हैं जो कि वार्म हैबिटेट में रहेंगे, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, हाई डिग्री ऑफ हीट। वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट एकदम इक्वेटर के एरिया पे। मेनली एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे कि आपका डेजर्ट प्लांट्स, ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स आपके एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया आपके मेगाथर्म्स। सेकेंड वन इज़ मीजोथर्म्स। मीजोथर्म्स एकदम जिनको ना ज़्यादा गर्मी चाहिए और ना ही ज़्यादा कोल्ड चाहिए, तो वो सारे होंगे आपके मीजोथर्म्स। तो ऐसे प्लांट्स जो ज़्यादा हीट नहीं टॉलरेट कर सकते, ज़्यादा कोल्ड नहीं टॉलरेट कर सकते, वो सभी प्लांट्स आपके मीजोथर्म्स में आएंगे। ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाएंगे। फिर आते हैं आपके माइक्रोथर्म्स। माइक्रोथर्म्स में वो प्लांट्स होंगे जो कोल्ड टेम्परेचर पर ग्रो करेंगे, एकदम ठंडे एरिया में रहेंगे, काफ़ी हाइट पे भी रहेंगे। ये ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर सकते, कुछ ट्रॉपिकल में होते हैं, कुछ सब ट्रॉपिकल होते हैं। मेनली क्या होंगे, ये हाइट पे होंगे, क्योंकि हाइट पे ही ज़्यादा ठंड होगी, ठीक है। हिमाचल और की साइड में आपको देख सकते हैं माइक्रोथर्म्स मिलेंगे आपको। फिर आते हैं एक्सट्रीम कोल्ड, दैट इज़ हेकिस्तोथर्म्स। हेकिस्तोथर्म्स वो हैं जो एकदम ठंडे एरिया में रहेंगे, जहाँ पर सिर्फ बर्फ़ होगी, वहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। ये एकदम लंबी और सीवियर विंटर को टॉलरेट कर सकते हैं। ये कोल्ड एंड एल्पाइन रीजन में पाए जाएंगे, एकदम बर्फ़ वाले एरिया में पाए जाएंगे। तो दिस इज़ योर हेकिस्तोथर्म्स। सो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें भी आपके इकोलॉजिकल फैक्टर्स में भी टेम्परेचर का फर्स्ट पार्ट, इकोलॉजिकल फैक्टर का थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। टेम्परेचर लाइट हो चुका है, टेम्परेचर का फर्स्ट पार्ट। सो बचा हुआ पार्ट जो रिमेनिंग पोर्शन है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ temperature. Okay. Thank you, students.